What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। आप लोगों ने कभी बचपन में खिलौने के लिए जिद की है? जब तक वो जिद आप लोगों की पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग जिद पर अड़े रहे हो। कुछ ऐसा आप लोगों ने बचपन में किया है? मैक्सिमम बच्चे आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर उसी से रिलेटेड बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। अच्छा, कितने आप लोग में हमारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिसने बचपन में किसी भी चीज के लिए जिद की है? बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए बात क्या बोली गई है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। एक बार अपनी जिद पर अड़ो तो सही कि यार करना तो यही करना है वरना कुछ नहीं करना है। इस तरीके से अगर एक बार जिद को पकड़ लेंगे ना तो भाई साहब ये जिद एक ऐसी चीज होती है, इंसान अगर जिद्दी बन जाए तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकता है। पर लेकिन जिद्दी बनने के लिए आप लोगों को अपना जो एक जोन होता है जिसमें आप लोग लाइफ मजे में एंजॉय कर रहे हैं वो वाला जोन आप लोगों को छोड़ना पड़ता है। जिद्दी बनने के लिए आप लोग अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ पकड़ लेता है ना, तो जब तक मिल नहीं जाता तब तक छोड़ता नहीं है। तो वो जिद के लिए आप लोगों को एक अलग माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप लोग कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो आप लोगों ने आज तक नहीं किए, क्योंकि आप लोग आज तक जो कर रहे हैं उसी के बेस पर आपको लोगों को मिल रहा है। अगर कुछ ऐसा चाहते हैं कुछ डिफरेंट मिले तो कुछ ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को जिद्दी बनना पड़ेगा। आप लोगों ने बचपन में कहना ये खिलौना मिलना चाहिए वरना आज रोटी नहीं खाई जाएगी। तो इस तरीके से कई बार आप लोग जिद पर अड़ जाते हैं, ये काम होना चाहिए वरना आज से खाना पीना अनसन अन्ना हजारे बन जाते हैं तुरंत। ठीक है, अन्ना हजारे तो नया उदाहरण हो गया, पुराने टाइम में महात्मा गांधी जी का हथियार था ये। तो माँ बाप भी बोलते हैं बेटा कर लो, हमारे भी दिन आएंगे आगे चल के। जब देखेंगे जब तुम माँ बाप बनोगे तब समझ में आएगा तुमको क्या चीजें हैं ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें होती हैं, जो जिद होती है बचपन में, वो जिद कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक ढीली पड़ जाती है। उसी को हासिल करना है अगर आप लोगों को लाइफ में अपने किसी गोल को अचीव करना है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो तक 2-4 बार गरारे कर ये थोड़ा सा सही हो जाए। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा था जब उठा एकदम कि जैसे जाम हो गया। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और गर्म पानी पिया अदरक वाला, तो पता नहीं ऐसा हो गया। तो 1-2 बार गरारे करता हूँ, देखता हूँ उस टाइम तक और अच्छा हो जाएगा। हालांकि वीडियो के एंड तक वो नहीं कहते कि सुबह जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो पैर अकड़े रहते हैं, पर दौड़ो सही उसके बाद में सारे पैर खुल जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक आते आते हो सकता है कि गला भी खुल जाएगा और आप लोगों को ये फील भी होगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें ना गर्म रहती हैं, उन्हें जैसे इंजन गर्म होगा तो आराम आराम से गला भी गर्म होगा तो और अच्छा खुल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए एक एक कर और फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर और आप लोग काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात की जा रही है, एक कंट्री है यूके जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्यों बोला जाता है? बहुत सारे किंगडम यानी कि राज्य से मिलकर ये कंट्री बनाया गया है। बहुत सारे मतलब 4 राज्यों से मिलकर। तो ये चारों के चारों नाम आप लोगों को बताने हैं। मैं यहाँ पर न्यूज के बारे में बात करता हूँ। अभी इसके द्वारा स्पेशल वीजा स्कीम लॉन्च की गई है एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के द्वारा। वे अगर माइग्रेट होते हैं तो वो यूएसए की जो ब्रिटेन की जो सिटीजनशिप है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है और ये काफी दिनों से न्यूज में है, काफी ज्यादा है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट ये बोला गया है कि आज की डेट में जो हमारी कंट्री में बांध है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। ये यानी कि जो डैम है हमारी कंट्री में लगभग ये आज की डेट में 50 साल से ऊपर की एज के हो जाएंगे 2025 तक, जो 1000 डैम है। तो ये हमारी कंट्री के लिए बोला गया है। और ये हमारी कंट्री में दिक्कत नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कई कंट्री में आप लोग को दिक्कत नजर आएगी। तो इसी दिक्कत के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई एक छोटी सी बात आप लोग बता दीजिए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? ई विधान इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यहां पर एक तरीका ई विधान यानी कि ऑनलाइन लेकर जाना लेजिस्लेचर को। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक मिनिस्ट्री है जो कि आप लोगों को बताना है, जो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एक नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि उन्हें कहते हैं मेन मिनिस्ट्री है, ये काम करेगी भाई साहब, इसको इंप्लीमेंट करके छोड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि राज्य और स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर जो ये इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है कौन सी है। ओके, इसी के साथ में ई विधान जो है ये प्रोवाइड कराया जा रहा है MOPA। चलो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी बता दी ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर की। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ये तो इंप्लीमेंट करेगी ये वाली मिनिस्ट्री, पर ये वाली मिनिस्ट्री जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी ताकि ई विधान को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो विधान हो, एक तरीके से जो विधान जो हमारी सभा है उसको ऑनलाइन लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो फंडिंग कौन प्रोवाइड करा रहा है? MOPA, पर लेकिन टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि इसको टेक्निकल टीम लगेगी, तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है?
रिसेंटली अभी एक मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू की गई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जो कि 2010 का है। आप लोगों को इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, FCRA के ऊपर, अगर आप लोगों ने शायद देखी होगी वो वीडियो में बड़े डिटेल में मैंने चीजें डिस्कस कर रखी है। यहां पर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा, पर लेकिन अगर इस टॉपिक को ढंग से आप लोग समझना चाहते हैं तो पूरी 10-12 मिनट की, आई थिंक शायद 15 मिनट की है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा, या फिर सर्च कर लीजिएगा FCRA बाय वीर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले कुछ दिनों में भी ये न्यूज में रहा है। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। ओके, यहां पर बात की जा रही है, यह पट्टा, इसको किसका क्या मतलब है और चित्रा का क्या मतलब है, इसका मतलब आप लोगों को बताना है कि पट्टा चित्रा का क्या मतलब है, ये क्या है न्यूज में, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को मतलब बताना है। बात की जा रही है यहां पर, यह है कला उत्सव के बारे में, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा, कला उत्सव जो है ये एक इनिशिएटिव है RMSA के अंदर, और RMSA जो है ये मर्ज कर दिया गया था आगे चलकर एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल जाएंगे, तो इसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा। ओके, तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जिसमें काफी कुछ आप लोगों को ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि देखिए आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन नहीं कहते हैं कि आप लोग कुछ ऐसी चीजें जैसे आप लोगों के लोकल एरिया के बारे में आ गई तो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों से मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। और आज तो मैंने आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन दिया भी है, ये है यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट करना है कि इंडिया के जो एजिंग डैम है, यानी कि डैम की जो एज बढ़ती जा रही है, कैन थ्रेटन वाटर सिक्योरिटी, अफेक्ट फार्मर इनकम, और इसी के साथ में इंक्रीज फ्लडिंग, तो ये डिस्कस करना है। तो मुझे लगा एक क्वेश्चन आपको देता हूं, तो ये देखता हूं कौन कौन कितने अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कल भी जो हमारा हिंदू न्यूज़पेपर आया था उसमें मैंने आप लोग क्वेश्चन नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर भी, और एक हिंदू के अंदर हो जाएगा, तो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी आप लोग को अच्छा लगे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पर ये क्वेश्चन भी मुझे लगा कि अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ही एजेंसी के द्वारा यहाँ पर अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि हमारी कंट्री में जो डैम है, जो बांध है, उनकी जो एज है वो बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। बाकी मैं न्यूज की ओर चलता हूं। न्यूज बोली गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजें देखती है कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, किस किस पैटर्न में चल रही है, और कई सारी कमियों खामियों से रिलेटेड यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये भी इसके द्वारा बताया गया कि यार ऐसा है कि अगर ये जो आप लोगों के बांध है ना, ये टूट गए ना किस दिन, तो ये बहुत सारे लोगों को ले डूबेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझना चाहिए कि क्या क्या ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जो डैम है उनकी जर्जर हालत हो चुकी है, तो उनकी जर्जर हालत को आप लोगों को सुधारना है। तो इसी के बारे में पूरा एक क्वेश्चन है और इसी के बारे में टॉपिक है। यूएन के द्वारा ये बोला गया कि ये जो आज की डेट में आप लोगों के जो डैम है हमारी कंट्री के अंदर, लगभग 50 साल से भी ऊपर हो जाएंगे। 2025 में 1000 के करीब डैम, 5000 से भी ऊपर डैम है हमारी कंट्री में, पर लेकिन उनकी जो एज है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है, पता चला आगे चलकर दिक्कत होने लगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये कंपाइल की गई थी कनाडा बेस्ड एक वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ये इंस्टीट्यूट है, यानी कि ये जो प्रस्तुत की गई है यूएन के द्वारा और यहां पर कंपाइल की गई थी कनाडा के द्वारा। कंपाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बोल दूं कि मैं यार पीपीटी बना के दे देना मुझे, तो कंपाइल तो की गई आप लोगों के द्वारा, पर प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो को मैं, तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कंपाइल की गई कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट जो यहां पर ये है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट और हेल्थ। इसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं जो डैम है वो यहां पर 20th सेंचुरी में जब बनाई गई एक रिवोल्यूशन की तरीके से आया, दुनिया भर के डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए, पर फिलहाल आज की डेट में कई सारे जो डैम है ये एजिंग हो चुके हैं, जिनको एक तरीके से डीकमीशन कर देना चाहिए आज के डेट में। आज के डेट में यूएसए के अंदर भी यहां पर स्टडी की जा रही है, फ्रांस के अंदर, कनाडा, जापान, जो ये यहां पर अगर बात करें जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जहां पर कई सारी ऐसी केस स्टडी देखने को मिली कि काफी सारे जो डैम है उनकी जो एज है वो बढ़ती हुई जा रही है। डैम क्या होता है, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। मल्टीपर्पज मतलब कई सारे आप लोगों के जो पर्पज है काम को पूरा करेगा। जैसे आप लोग यहां पर मछली पालन कर सकते हैं, आप लोग इसको इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप लोग यहां पर डैम से कर सकते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है कि कम से कम जो डैम है आज की डेट में जब बहुत सारे राज्य अपने आप में लड़ रहे हैं, जो रिवर को लेकर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि यहां पर पानी हमको चाहिए हमको चाहिए, तो ऐसे टाइम में अगर कोई डैम इस तरीके से बिगड़ता है तो वो हमको ले डूबेगा। और ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये प्रोसीजर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर यहां पर इस तरीके से देखिए, ये पूरा जो डैम होता है ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट करता है।
तो यहां पर ये यहां से जो डैम से पानी आएगा निकल के यहां पर, ये जब डैम से पानी निकल कर आएगा तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये जनरेटर को घुमाएगा, और जैसे ये जनरेटर घूमेगा फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन में ये घूमेगी और फिर आप लोगों के पास तक ये बिजली पहुंचेगी। तो ये जो डैम का प्रक्रिया होता है ये बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रक्रिया करता हुआ नजर आता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डैम के ऊपर, जिस तरीके से हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहां से पानी है, पानी की काइनेटिक एनर्जी चल रही है, यानी कि पानी जो है चलता हुआ आ रहा है, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये जनरेटर को घुमा रहा है, और जनरेटर जैसे ही घूम रहा है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो यहां पर पावर लाइन में पहुंच रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे आप लोगों से कि अगर आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने डैम है लगभग, तो ये 58,700 के करीब डैम देखने को मिलेंगे। और हमारी कंट्री के अंदर कितने, तो ये लगभग 5,000 या फिर 4,000, 5,000 के नहीं 4,000, 4,500 के करीब डैम, मुझे लग रहा है 4,400 कुछ ऐसे कुछ डैम हमारी कंट्री में है। ठीक है, तो ये 5,000 से कुछ कम डैम आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो अगर अपनी कंट्री वाले जो डैम है उनके बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है डैम बनाने के मामले में। 2 कंट्री कौन है हमसे ऊपर, उनका नाम आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 80% जो नेशन है आज के डेट में, 80% जो नेशन के जो बड़े बड़े डैम हैं हमारी कंट्री में वो पुराने हो चुके हैं, 50 ईयर या फिर 150 साल के बीच में आ चुके हैं। जैसे कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में बात करें 1931 में बनाया गया था, 90 साल पूरे हो चुके हैं। मितुर डैम के बारे में बात करें 1934 में बनाया गया था, ये 87 साल पुराना हो चुका है। और दोनों कहां पर है, कावेरी रिवर के बेसिन पर आप लोग को नजर आएंगे, यानी कि जो कावेरी रिवर है साउथ इंडिया में, जो मेन रिवर है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, उसके ऊपर आप लोगों को नजर आएगा। पता चला कल को ये टूट गए या कोई दिक्कत हो गई खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा उसको समझना पड़ेगा। इसी के साथ में ये बात की जा रही है कि सफिशिएंट वाटर होना चाहिए 21st सेंचुरी में। अगर बात करें जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो चाहे क्रॉप की बात कर लीजिए, चाहे सस्टेनेबल सिटी की बात कर लीजिए, उनके लिए पानी पहुंचाना है या फिर जो भी चीजें हैं उनको सबको आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर आप लोगों को लेने पड़ेंगे ताकि इन चीजों को अवॉइड किया जा सके, डैम जो है वो फेल होने से बच जाए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले आप लोग जड़ से उसको उखाड़ दो। जैसे सुबह सुबह मुझे लगा कि मेरा गला खराब हो रखा है, तो मैंने अदरक डालकर पानी गर्म किया और गरम गरम 1 बोतल पानी पिया, तो इसके बाद में गला जो है मुझे लग रहा है कि अब काम करना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये, इससे पहले कि गला जो है वो बर्बाद हो जाए, गले को संभाल लो। तो इसे ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो डैम है उनको जो एक तरीके से डिकमीशन करना चाहिए और एक तरीके से इक्वली इंपॉर्टेंट देनी चाहिए उनको भी, ऐसे ही जैसे नए डैम बनाने हैं। अगर आप लोग नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पर लेकिन पुराने सब्जेक्ट छोड़ते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उनको भी आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। तो उनकी भी मरम्मत करनी है, उनको जो जो रिक्वायरमेंट है, कितना पानी उनके होना चाहिए, उनकी साफ सफाई, जो भी उनकी जो बेसिकली टूट फूट है उसको सही करना है, वो चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। चेंजिंग जो क्लाइमेट की वजह से कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो वाटर जो है ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होता जा रहा है। आप लोगों को आगे ऐसे देखने को मिलेगा कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। आज की डेट में भी अगर पृथ्वी के ऊपर बात करें, इतने सारे ओशन है, उनके अंदर दुनिया भर का पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 70% से भी ज्यादा जो पृथ्वी है उसके ऊपर पानी है, पर लेकिन पीने की बूंद नहीं मिलेगी अगर ये कंडीशन चलती रही। क्योंकि जो समुद्र के अंदर पानी है, अगर आप लोगों ने उसको कभी एक तरीके से टेस्ट किया हो तो काफी नमकीन खारा पानी है, उसको पीने लायक बनाने के लिए भी हम लोग को प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर एक पूरा टॉपिक है आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहां पर इसके बारे में आप लोग को बात करनी है, जो यहां पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। 150 शब्द में लिख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा पर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, इंटरनेशनल न्यूज है, ये काफी प्यारी न्यूज है, और ये जो न्यूज है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है हांगकांग के बारे में। हांगकांग में काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला। प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या था? प्रोटेस्ट का मुद्दा यह था कि हांगकांग जो है वो चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना के पास में ये हांगकांग है। यहाँ पर चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर ना तो डेमोक्रेसी है, चाइना में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की डिक्टेटरशिप चलती है, वही पार्टी लंबे समय से वहां पर रूल करती आ रही है। पर लेकिन 1997 में जो हांगकांग था वो 1997 तक ब्रिटेन के अंदर था, और ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी है। तो 97 के बाद में यहां पर ये ट्रांसफर कर दिया गया चाइना को, और जब ट्रांसफर किया गया तो चाइना को ये बोला गया कि ब्रिटेन की हम लोग तुमको हांगकांग दे तो रहे हैं, पर लेकिन हांगकांग को अपने पास रखने के लिए आप लोगों को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो चाइना ने बोला यार कौन सा सिस्टम है वो? तो चाइना हांगकांग को बोला, इसने ब्रिटेन ने बोला कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि कंट्री तो एक ही होगा कि चाइना बोलेंगे हांगकांग जो है चाइना का पार्ट है, पर लेकिन सिस्टम 2 होंगे। क्या क्या कि आप लोग के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है पर हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है, तो हांगकांग को भी आप लोग को
इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेसी की तरीके से रखना है, पर लेकिन आएगा ये तुम्हारे अंदर ही। चाइना ने बोला ठीक है कि हम लोग ऐसा कर लेंगे, पर लेकिन चाइना फिलहाल आकर वो पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर नहीं आया। चाइना को लग रहा है कि यार ये पैटर्न जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व को जो खतरे में डाल रहा है, क्योंकि कुछ भी होता है हांगकांग के अंदर से कोई कमेंट निकल के आ जाता है, तो कोई भी कमेंट करे तो यहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने बोला अगर कल को कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है जो चाइना के खिलाफ कुछ गलत बात बोल रहा है, चाइना को लग रहा है गलत चीजें हैं, तो हांगकांग में से निकाल कर लाकर उसको चाइना के अंदर सजा दी जाएगी। तो हांगकांग वाले बोलने लगे यार ऐसा कैसे होता है, हम तो नहीं ऐसे। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा काफी लार्ज स्केल पर। तो एक्सट्रेडिशन जो कंट्रोवर्शियल एक्सट्रेडिशन जो बिल आया, यानी कि यहां से निकालकर वहां पे सजा देनी है, तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और यहां पर एक वोटर रिवॉल्यूशन के नाम से भी रिवॉल्यूशन चला। हांगकांग जो है ये पर्ल रिवर है इस्चुरी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो याद रखेगा, अब आप लोग टॉपिक को समझ पाएंगे ढंग से। तो इसके चलते जो यूके है जिसने चाइना को ये हांगकांग दिया था, उसने क्या किया, स्पेशल वीजा एक स्कीम स्टार्ट की है। वो अलाउ करेगा हांगकांग का कोई रहने वाला अगर रेजिडेंट है, वो माइग्रेट करना चाहता है यूके के अंदर, और वहां पर आकर अगर ब्रिटेन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि जो हरकतें चल रही है यहाँ पर आज के डेट में ये चाइना की वजह से, तो उसको एक तरीके से नलिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो चाइना जो है यहाँ पर वो उसके द्वारा इंपोज किया गया नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर हुए और उसकी वजह से दिक्कत काफी बन गई। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, हमारी कंट्री में जो अभी किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कई सारी ऐसी जो दुर्घटना हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, तो चाइना क्या कर रहा है, उसको अपने हांगकांग के प्रोटेस्ट के साथ में कंपेयर करने लगता है। यूएसए के यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक बार उनको हांगकांग के साथ में प्रोटेस्ट में एक तरीके से उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या करना चाहता है कि अपनी वाली चीजों को वैलिड करार देने की कोशिश करता है दूसरे के साथ में कंपेयर करके। तो ये हरकतें भी इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। अभी यहां पर जो कंडीशन है, जो मूव है यूके का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई सारी जो यूरोपियन कंट्री है आज के डेट में यूरोपियन यूनियन सिटीजन 2004 के हिसाब से एंट्री जो है ये मानी जाती है। तो यहां पर इसको अलाउ किया गया ताकि यहां पर जो मेंबर हैं वो आसानी से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो लीड कर सके। पर लेकिन अब यूके जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, क्योंकि यूके ने 31 जनवरी 2020 में जो यूरोपियन यूनियन है उसको ऑफिशियली छोड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन जो है 28 जो ग्रुप का ये मेंबर था, अब यहां पर 27 ग्रुप रह गए हैं। तो यूके जो है वो यहां से बाहर निकल गया रिसेंटली अभी। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट कहां से, यूरोपियन यूनियन से। जब रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम एक तरीके से एक वोटिंग टाइप में चीजें आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हो, तो जनता के द्वारा बोला गया कि हम लोग चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ दो और आज के में इंडिपेंडेंट कंट्री में जाओ। तो 52% लोगों के द्वारा बोला गया, पर लेकिन 48% लोग जो थे वो यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना चाहते थे। तो कई सारी और भी दिक्कतें देखने को मिली। बाकी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हालांकि, कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझिए आप लोग। सबसे बड़ी जो टर्म है यहां पर वो है यूके, जिसको मैंने बोला यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कई सारे किंगडम यानी कि राज्य का एक ग्रुप है। जो कई सारे किंगडम कौन कौन से हैं, नॉर्थ जो यहां पर है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये सारे मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर यूनाइटेड किंगडम। अगर बात करें आगे, एक है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, और बाकी इंग्लैंड जो है वो इसके अंदर एक राज्य है। इसको सबको मिलाकर अगर इसमें आयरलैंड भी आप लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऐड कर देते हैं तो इसको ये ब्रिटिश इसलिस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और ये पूरा आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड। तो यहां पर आयरलैंड के द्वारा बोला गया कि हम पूरा जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनकर रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई ऐसी दिक्कतें पड़े जब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है। तो कई सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज रही। स्कॉटलैंड ने बोला कि हम तो यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना चाहते हैं। तो आगे चलकर यहां पर रेफरेंडम होते हुए आप लोग को नजर आएंगे और भी कई सारी दिक्कतें जो है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहां पर बताता हूं। जो चाइना के आज के में नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है जो चाइना का, ठीक है, जो कि बेसिक लॉ को ब्रीच कर रहा है। तो बेसिक लॉ क्या था यहां पर, किसके बेस पर काम किया जाना था? बेसिक लॉ ये था कि जब यहां पर 1997 में इसको ट्रांसफर किया गया था तो बोला गया था कि हांगकांग के अंदर लिबरल पॉलिसी रहेगी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिविजुअल फ्रीडम रहेगी, जो कि चाइना के अंदर नहीं है। और कम से कम 50 साल तक आप लोगों को यहां पर ये लेकर चलना है 1997 से।
तो अभी यहां पर टोटल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 20 साल ही पूरे हुए हैं और चाइना ने अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। 1984 में सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू ये बात बोली गई थी। अभी वो सिस्टम जो है चाइना इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर लेकर आया, बेसिक लॉ, जो कि एक तरीके से जो वन कंट्री वन सिस्टम वाली जो चीज थी ना वो यहां पर इंप्लीमेंट करनी थी, पर उसको ये साइड में दरकिनार करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? ये की जा रही है आज के डेट में चाइना के द्वारा। यानी कि जो बेसिक लॉ यहां पर बनाया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेस पर हांगकांग काम करेगा, वो यहां पर इसने इसको उल्लंघन कर दिया है चाइना ने। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, चाइना किस तरीके से क्या चीजें चलती हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे चाइना बार बार हमारे कश्मीर मुद्दे को लेकर या हमारी अंदर किसी भी चीज को लेकर कमेंट करते हैं, तो हम भी ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें चाइना को हम लोग सबक सिखा सकते हैं, हम भी इन चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से चाइना अपनी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो इंटरनेशनली भी काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन चुका है। इकोनॉमी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अच्छा, आप लोगों से पूछूं मैं, सोना किस किस को पसंद है? सोने वाला सोना नहीं है, जब सुबह उठना नहीं होता है वो वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सोना मतलब गोल्ड। गोल्ड किस किस को पसंद है? आप लोग जैसे मान लीजिए गोल्ड की अंगूठी, चेन या फिर कोई भी आप लोगों ने आइटम बनवाया और आप लोगों ने वो आइटम बनवाकर अपने घर में तिजोरी के अंदर रख दिया, तो इससे क्या होता है? इससे देश को नुकसान होता है। अब देश को क्या नुकसान होता है आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग चाइना से या फिर यूएसए से या फिर किसी और कंट्री से या साउथ अफ्रीका से हम लोग सोना खरीद कर लेकर आए। वो सोने के लिए हम लोगों ने दुनिया भर का पैसा पे किया और वो सोना हम लोगों ने लाकर अपने अंदर तिजोरी में रख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसा हम लोगों ने लगाया उस पैसे को हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक ऐसी एसेट बना दिया है जो कि हम लोग मार्केट में यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोचो उस सोने से हम लोग कोई पर्टिकुलर मशीन खरीद कर लेकर आ गए, जैसे कि हम लोग उससे एक जूस निकालने की मशीन लेकर आ गए। अब उस जूस निकालने की मशीन को लेकर हम जो पैसा हम लोगों ने लगाया, हम लोग मार्केट में उससे जूस निकाल कर बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम लोग उससे उस पैसे से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो एक तरीके से सक्रिय पैसा हो गया। पर लेकिन सोने की फॉर्म में जो रख दिया वो निष्क्रिय पैसा हो गया। तो हमारी कंट्री के अंदर आज के डेट में ये जो खासकर हमारी कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए दुनिया भर का सोना जो घरों में है, उसी के साथ में बहुत सारा ऐसा भी है जो मंदिरों के अंदर आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हुए ये बोला गया था कि इस सोने को हम लोग को यहां से निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी ऐसी स्कीम चलाई गई थी जिसमें सोने को यहां से कम जनता के पास में से निकाल कर लेकर आना है। तो उसी के चलते इससे क्या होता है कि ताकि लोगों को ये लगे कि लोगों के पास में सोना भी है और कम से कम उसको मार्केट में यूज किया जा सके, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं यूज किया जा सके, उसको सर्कुलेट किया जा सके। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई। गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम थी यहां पर, ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आप लोग जिस तरीके से जो मोनेटाइज किया गया एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को, तो गोल्ड मेटल जो था उसके बेस पर लोन स्कीम चलाई गई 2015 में, ताकि एक तरीके से मोबिलाइज किया जा सके जो गोल्ड है, ठीक है, जो हाउस होल्ड या फिर जो कंट्री के इंस्टीट्यूशन उनके पास में जो गोल्ड रखा हुआ है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज किया जा सके, वो डेड कंडीशन में एक जगह न पड़ा रहे। तो ये कोशिश की गई। सोवरन गोल्ड बॉन्ड लाए गए, यानी कि आप लोग डायरेक्ट गोल्ड न खरीद कर आप लोग बॉन्ड खरीद लो, यानी कि उसी वैल्यू की आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गोल्ड खरीदा, अब गोल्ड की वैल्यू मार्केट में कुछ है, तो जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी उसी तरीके से आप लोगों को बॉन्ड की वैल्यू देखने को मिलेगी। एक कागज का टुकड़ा होगा, रियलिटी में गोल्ड नहीं होगा ये, तो ये आप लोग एज ए गोल्ड की तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपनी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ से। गोल्ड कॉइन और बुलियन स्कीम यहां पर स्टार्ट की गई। कॉइन क्या रहता है? देखिए, अगर मान लीजिए आज के दिन में आप लोगों ने कोई अंगूठी बना ली, कोई माला बना ली, ये सारी चीजें आप लोग तिजोरी में रख दोगे, पर लेकिन जो कॉइन वगैरह बनाए जाते हैं वो फिर भी सर्कुलेट हो जाते हैं। तो अशोक चक्रा एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर इस पर्टिकुलर जो गोल्ड कॉइन हमारी कंट्री में ये लाए गए, ठीक है। तो जो गोल्ड कॉइन लाए गए, एक साइड में अशोक चक्र और दूसरी साइड में महात्मा गांधी जी की जो बेसिकली पिक्चर है वो आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। हम लोग कितना बिलियन में यहां पर खरीदते हैं, ये आप लोग यहां पर एक डेटा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर दिखाया गया 2015 में कि कैसे कैसे हमारी कंडीशन में हम लोग गोल्ड खरीद कर लेकर आते हैं। तो उसी को रोकने के लिए कई सारी स्कीम हमारी कंट्री में लाएगी, ताकि बाहर से हम लोग जो चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, इससे क्या होता है, ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं,
काफी वैल्यू का मटेरियल और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। जैसे आपने कि फिजिकल डेफिसिट की आमदनी 98 खर्च रुपया, ऐसे ही ट्रेड डेफिसिट होता है कि हम लोग एक तरीके से खरीद तो ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। खासकर जो चाइना जैसी कंट्री के साथ में कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो गोल्ड स्कीम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कर रही है कि चेंज लाने के लिए जो एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट या फिर गोल्ड मेटल लोन स्कीम है हमारी कंट्री में, ताकि ग्रेजुअली स्टॉप किया जा सके जो इन्वेस्टर हैं वो एक तरीके से एक्सेसिव जो इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड में, यानी कि जो गोल्ड खरीद कर लेकर आते हैं इतने लार्ज स्केल पर, उसको रोका जा सके। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है ताकि आप लोग खरीदे तो सही, पर लेकिन पेपर खरीदें गोल्ड की फॉर्म में, आप लोगों को लगे कि गोल्ड ही है, उसकी वैल्यू ऐसी होगी जैसे गोल्ड की वैल्यू है, पर लेकिन फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं होगा। तो ये कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट इंफेसिस दे रही है कि इस तरीके से चीजों को लेकर आया जाएगा, और जिस तरीके से लास्ट फ्यू ईयर में चीजों को लाया गया है, ताकि आगे भी फिजिकल फॉर्म जो गोल्ड खरीदा जाता है, ठीक है, या फिर बेचा जाता है, उसको कम किया जा सके, ये इसको चैनलाइज किया जा सके, या फिर जो भी है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक कई सारे अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम या फिर गोल्ड मेटल लोन स्कीम या फिर इंडियन गोल्ड कॉइन है इसके अंदर, ताकि हमारी कंट्री में इनको अट्रैक्टिव बनाया जा सके, और खासकर जो गोल्ड वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उससे टैक्स भी कमा सके। तो आम के आम और गुठलियों के दाम की कोशिश कर रही है। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड कम होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। हमारी कंट्री में जो बेसिकली आज के दिन में जो गोल्ड को लेकर इतना प्यार है उसको चैनलाइज किया जाएगा, तो इसके चलते काफी कुछ यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। जो सिटीजन है वो भी कुछ ना कुछ उससे कमा पाएंगे, तो उनका जो प्यार है वो भी बरकरार रहेगा, और कंट्री की अर्थव्यवस्था को भी उससे फायदा होगा। तो इस तरीके से कुछ मिडपाथ निकालने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, ताकि कई सारी कंट्री के साथ में इनके ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। खासकर जैसे चाइना के साथ में काफी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है हमारा, तो इस तरीके से कई सारी कंट्री से हम लोग को फायदा होता हुआ नजर आएगा अगर गोल्ड हम लोग इतना प्यार दिखाना बंद कर दें, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार जो गोल्ड के साथ में रखते हैं उससे हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो सोच लीजिएगा आगे गोल्ड रखने से पहले। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साइंस एंड टेक के बारे में। कुछ चीजें तो हम लोग करते हैं अपने आप से, अपने मन से, पर लेकिन कुछ चीजें गलती से भी हो जाती हैं। अभी यहां पर यूएसए में बात की जा रही है यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में। इथाइलिन ग्लाइकोल यहां पर अभी कई सारे एक्सीडेंटली यानी कि गलती से ये पी लिया गया कई सारे जो यूएसए के जो यहां पर सोल्जर थे उनके द्वारा, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। ये क्या है? ये केमिकल है जो कि एंटी फ्रीजिंग है, यानी कि जो फ्रीजिंग होने वाली प्रॉपर्टी है वाटर की उसको कम करता है, वाटर फ्रीज नहीं हो पाता है। इथाइलिन जो ग्लाइकोल है यहां पर ये कई जगह यूज किए जाते हैं। खासकर अगर आज के दिन में आप लोग बात करें, जैसे कि इंक होती है, पेन की इंक जमे ना, बॉल पॉइंट जो रहता है ना पेन के अंदर, पेंट हो गया वो जमे ना, ठीक है। प्लास्टिक या फिल्म, कॉस्मेटिक, इन सब चीजों के अंदर इसको यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल व्हीकल के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ऑर्डरलेस चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, टेस्ट में जो है थोड़ी स्वीट देखने को मिलेगी, कई तो एक्सीडेंटली और कई इंटेंशनली यहां पर इसको पी लेते हैं। तो ये अभी यहां पर यूएसए के कई सारे सैनिकों के द्वारा गलती से पी लिया गया, कुछ और समझकर मतलब पी लिया गया, तो ये इसकी वजह से न्यूज में है। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है यहां पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल ये जैसे ही बॉडी में जाता है केमिकली ये ब्रोक हो जाता है टॉक्सिक कंपोनेंट में, जिसके चलते हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो एक ढांचा है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, और खासकर हार्ट के ऊपर और किडनी को भी फेल करने के चांस रखते हैं, और कई बार हार्ट अटैक की भी संभावना इससे बढ़ जाती है। ये एक तरीका जो सिस्टम है यहाँ पर ये कई बार जान भी ले लेता है, ठीक है, और बॉडी को बर्बाद कर देता है। ये कहीं ना कहीं कई बार आप लोग इसको, जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से बॉडी में जाता है बहुत कम मात्रा में, फूड की वजह से, आउटडोर एयर जो भी है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से भी बॉडी में जाता है। तो ये प्रोडक्ट अभी न्यूज में है, जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्डरलेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्वीट देखने को मिलेगा टेस्ट में, तो क्या समझकर पिया गया ये तो पता नहीं है, पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप रख सकते हैं इसके बारे में। एजुकेशन के बारे में न्यूज है और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि आप लोगों को सबको एक पेंटिंग बनानी है एक ब्लैंक शीट के ऊपर, और वो पेंटिंग बनाकर आप लोगों को मुझे सेंड करनी है, तो ऐसी कौन सी पेंटिंग होगी जो आप लोग बनाना पसंद करेंगे? यानी कि मन से अगर पूछो आप लोगों से कि क्या चीज है जो आप लोग इंटरेस्टिंग में बनाना पसंद करेंगे, तो ये आप लोग का टैलेंट दिखाएगी कि किस एरिया में आप लोग का इंटरेस्ट है और आप लोग का टैलेंट क्या है। ऐसे ही कला उत्सव 2020 की बात की गई यहाँ पर। कला उत्सव जो था ये एक एनुअल फंक्शन था जो कि प्रमोट करने की बात कर रहा था एजुकेशन को, और ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये वही मिनिस्ट्री है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी आप लोग बोलते हैं। तो कला उत्सव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव जो हमारी कंट्री में देखने को मिला। तो ये किसके अंदर आ रहा था? ये राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान है उसके तहत यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, जो कि आगे चलकर मर्ज कर दिया गया था समग्र शिक्षा।
जो कि जो स्कूल एजुकेशन को एक तरीके से इंटीग्रेट करने की काम कोशिश की गई हमारी कंट्री में। ये कला उत्सव जो है ये इसका एम ये है कि जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी है, तारे जमीन पर उसको वैसे समझ में नहीं आती थी चीजें, पर बंदा जब कोई चित्रकारी बनाने बैठता था तो माइंड ब्लोइंग चित्रकारी करता था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो बच्चे की जो आर्टिस्टिक टेंडेंसी है उसको बाहर निकाल कर लाया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर यहाँ पर ये आर्ट एग्जीबिशन आप लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा जो परफॉर्मेंस की जाती है उसकी जो पेंटिंग वगैरह यहाँ पर कलाकारी यहाँ पर लगाई जाती है। तो यह है कला उत्सव जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो एजुकेशन आर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर म्यूजिक भी हो सकता है, थिएटर, डांस, वर्चुअल आर्ट या फिर क्राफ्ट भी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि पेंटिंग, कलाकारी नहीं ओनली। इसी के साथ में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसके तहत यहां पर इसको इनिशिएट किया गया था। अभी रिसेंटली इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज की गई, टॉयज और जो गेमिंग सेगमेंट है वो ऐड किया गया, ताकि वोकल फॉर लोकल यानी कि लोकल एरिया पर जो टॉय खिलौने बनाए जाते हैं उसको हम लोग इसका पार्ट बना सकें। ये इसी के साथ में रिकमेंडेशन देखने को मिली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सबसे पहले कौन सी लेकर आई गई थी? ये 1968 में। दूसरी कब लाई गई थी आप लोगों को बताना है, तीसरी 2020 में लाई गई। और एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है आज के डेट में, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। पहले ये स्टेट लिस्ट में आता था, पर लेकिन फिर बाद में एक संविधान में संशोधन करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो कौन सा संविधान में संशोधन था ये भी आप लोगों को बताना है। अगर बात करें जो समग्र शिक्षा स्कीम है यहाँ पर, ये बेसिकली जो आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है या फिर एस्थेटिक यानी कि जो सुंदरता है, खासकर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी जो रिच कल्चर हेरिटेज है, वाइब्रेंट डाइवर्सिटी है, तो वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की लाइन पर यह काम किया जा रहा है। ठीक है, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का किया जा सके। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कला उत्सव के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाएगा तो मुझे लगता है कि अब आप लोग लिख पाएंगे, इतना सारा जो डेटा है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, कोई इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछ लें कि अगर आप लोगों को एक तरीके से, आप लोगों से कई बार ऐसा होता है एथिक्स के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लोग किसी स्कूल के टीचर हैं तो कैसे उस बच्चे का टैलेंट आप लोग बाहर निकालने की कोशिश करोगे ताकि वो बच्चा जो है खुलकर अपना काम कर सके। तो इस तरीके से इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। कहने के लिए तो पॉलिटिकल न्यूज है, पर लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि अभी यहां पर ममता बनर्जी जी की ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर अटैक कर रही है, उसको बोल रही है आउटसाइडर। आउटसाइडर को यहां पर बोला जाता है बारगी। तो जो बारगी शब्द है ये कहां से निकल कर आया, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो बारगी जो है यहाँ पर ये मराठा जो इन्वेजन देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में, जब ये मुगल टेरिटरी के कंट्रोल में इसको लाना चाहते थे, यानी कि मराठा जो है जब मुगलों के अंडर में थे यहाँ पर, तो ये 1741 से लेकर 1751 तक तो यहाँ पर लूटपाट मचा इनके द्वारा। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये आउटसाइडर को बारगी बोला करते थे। ठीक है, बारगीज। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर जो बीजेपी है उसको बारगीज बोला जा रहा है, किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, कि आउटसाइडर है यहाँ पर। ये आउटसाइडर का मतलब है कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, ये तुम्हारे लोकल जो कल्चर है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से चीजें बोलने की कोशिश की जा रही है, एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अपने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, जो सब पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो इन्होंने भी एक अच्छा तरीका निकाला है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो ये आप लोग इसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आखिर कहां से आ गया यार ये। ठीक है, कई बार आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आया, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ और बातें अगर यहां पर जो बारगीज इसके बारे में बताया जाए, तो बारगी जो है ये रेफर किया जाता है कैवेलरी मैन, मराठा और इसी के साथ में मुगल आर्मी के अंदर, जिसका वर्ड जो होता है यहाँ पर, जो एक तरीके से पर्शियन भाषा में जो बारगीज होते हैं इनको बोला जाता है बर्डन टेकर, यानी कि बोझा उठाने वाले। ठीक है, बट मुगल और मराठा जो आर्मी के अंदर जो टर्म थी, ये सोल्जर जो था एक तरीके से जो हॉर्स सवार था, ठीक है, एम्प्लॉयर, तो उसके लिए भी कई बार यूज की जाती थी। अभी फिलहाल यहाँ पर जो यूज की जा रही है ये पर्टिकुलर ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से तो यहाँ पर यूज की जा रही है। इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट न्यूज है, पॉलिटी के बारे में बात कर रही है यहाँ पर। तो पॉलिटी के बारे में जो न्यूज है यहाँ पर बोला गया है ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो मेघालय गवर्नमेंट है, मेघालय स्टेट असेंबली स्पीकर हैं, उनके द्वारा विजिट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर जो ईटानगर के अंदर इनके द्वारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली गई नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ई विधान जो प्रोजेक्ट है ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसके चलते डिजिटल इंडिया के थ्रू खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये यहाँ पर सारे राज्य के अंदर, ताकि से कोविड-19 की वजह से सब कुछ ठप पड़ गया, तो आगे ऐसी चीजें नहीं देखने को मिले, ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसके चलते
ये एक तरीका जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो 60 से 40 का कहीं पर आप लोगों को ढांचा देखने को मिलेगा, कहीं 90 से 10 का देखने को मिलेगा, और कहीं आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल राज्य है वहां पर तो 60% देगा सेंटर, 40% देगा राज्य। बाकी का जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य या फिर हिली एरिया है वहां पर 90% देगा सेंटर, 10% देगा स्टेट। बाकी यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो 100% जो पैसा दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ से जो चीजें निकल कर आएंगी, ये कौन काम करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है तो वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, पर लेकिन जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टेक्निकल जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोनों मिनिस्ट्री मिलकर यहां पर काम कर रही है ई विधान प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो दोनों मिनिस्ट्री का काम है बेसिकली। कुछ और बातें यहां पर, एक तो नीवा लिखा हुआ है नेशनल ई विधान, जो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये कंट्री में सारे जो लेजिस्लेचर हैं वन प्लेटफॉर्म पर उनको लाने की कोशिश किया है ताकि जो सारा डेटा उसको इकट्ठा किया जा सके। इसी के साथ में जो वेबकास्टिंग की जाती है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इन सब की वो अवेलेबल कराई जा सके। दूरदर्शन ऑलरेडी यहां पर इनेबल कर रहा है सारी चीजें। इसी के साथ में स्टेट असेंबली के अंदर बाकी यहां पर पेपरलेस असेंबली बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सबके पास में, जैसे हमारा बजट था ना आपकी बार जो टैबलेट पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो ये टैबलेट था पहले, ये क्या था सूटकेस में आया करता था, फिर यहां पर बही खाते में आने लगा लाल कपड़े में, अब यहां पर ये टैबलेट में आने लगा है। तो फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें सारा काम टैबलेट के ऊपर किया गया, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहां पर ये उसी पैटर्न में चलता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है और एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, बेसिकली ये बात कर रहा है FCRA के बारे में। इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो वीडियो जो मैंने बोली है वो जरूर देखना, पर लेकिन एक ओवरव्यू में आप लोगों को बताता हूं। इसके अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये है कि बाहर से अगर कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में पैसा देती है वॉलंटरी, यानी कि एक तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहता है। तो उसको रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कई बार मान लीजिए चाइना क्या कर रही है, हमारी कंट्री पैसा दे रही है ताकि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर चीज को अपोज किया जा सके। तो ये कई बार बाहर की कंट्री दूसरी कंट्री में उल्टे सीधी हरकतें कराने के लिए भी यूज करता है, पर लेकिन मैक्सिमम ये फंड जो है ये वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए बाहर से कोई पैसा दे रहा है, कल को आप लोग कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उसके पास में अच्छा खासा पैसा है और वो बोल रहा है कि बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, पैसा मैं दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन हो गया, वो वापस नहीं लेगा एक तरीके से उसको, वो बच्चों के लिए उसने डोनेशन दे दिया एक तरीके से, ठीक है। आगे चलकर अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने अच्छी खासी जॉब कर ली है, एक सही पोजीशन में पहुंच गए, तो कुछ बच्चों के लिए आप लोग उनकी फीस जैसे दे सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे। कोई ऐसी एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई काम करे, उसको कॉन्ट्रीब्यूट आप लोग कर सकते हैं ताकि वो अपना काम चलाती रहे और बच्चों को एजुकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो उस तरीके से बाहर से पैसा आता है काफी ह्यूज लेवल पर। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो यहां पर उनके लाइसेंस थे ताकि वो बाहर से पैसा न ले सके। ये बोला गया कि वो इसको इलीगल तरीके से मिसयूज कर रहे हैं कंट्री के अंदर, कई बार प्रोटेस्ट कराने के लिए या फिर उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए। तो इंडिया की जो रुपीज है उसके बारे में बात की जा रही है। तो फॉरेन जो सोर्स है वहां से, जैसे एनआरआई है कोई हमारी कंट्री में, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, ये सारे लोग कई बार कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी यहां पर जो गाइडलाइन में चेंज किया गया वो ये किया गया कि अगर गाइडलाइन की माने यहां पर तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, पर लेकिन कई बार इसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो अभी जो चेंज किया गया वो किया गया कि अगर कोई इंडिया के अंदर भी अगर डोनेट करें इंडियन रुपी में, ठीक है, बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि यहां पर एक तरीके से एसोसिएटेड है किसी फॉरेन सोर्स के साथ में, तो उसको भी यहां पर ये एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि सोर्स तो इंडिया में लोकेटेड है पर लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये कनेक्टेड है जो कि फॉरेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको भी यहां पर यही माना जाएगा ताकि चीजों को रोका जा सके। इसी के साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि यहां पर क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकता है, यानी कि गलत तरीके से कमाई गई मनी भी कई बार इन्फ्यूज करने की कोशिश की जाती है दूसरी कंट्री के अंदर, तो इसको भी रोकने का काम करता है यहां पर ये। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था 2010 का, उसमें चेंज करके अभी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2020 का। तो इसमें ऑल एनजीओ जो है जो रिसीव करती है फंड, ये सारी ये बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर ये एक तरीके से रिसीव किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो ऑल एनजीओ है डोनेशन वगैरह ये ओपन रहेगा FCRA अकाउंट के साथ में, यानी कि पता चलना चाहिए गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आ रहा है ताकि उसको मिसयूज न किया जा सके और कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की जो मन की बात आई, उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया यहां पर जिसका नाम है भाग्यश्री साहू।
तो ये यंग स्टूडेंट है राउरकेला उड़ीसा के अंदर से, जिसके रिलेटेड इनके द्वारा जो जिक्र किया गया ये था यहाँ पर पट्टचित्रा पेंटिंग के बारे में। तो पट्टचित्रा पेंटिंग क्या है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर ये इसके बारे में अगर बात करें तो ये पट्टचित्रा जो है यहाँ पर पट्ट का मतलब होता है बेसिकली क्लॉथ, कपड़ा, और चित्रा का मतलब होता है पिक्चर, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर पिक्चर बनाना, कपड़े के ऊपर पिक्चर बनाना। तो ये नॉर्मली आप लोगों को दो राज्य में देखने को मिलती है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है उड़ीसा। तो बंगाल की जो ट्रेडिशन है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्मली। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कोलकाता के अंदर जो कि काली घाट वाले रीजन में, और थीम जो है बेसिकली इसकी नॉट मच डिवोशनल, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भक्ति से रिलेटेड यहाँ पर ये एक तरीके की कलाकारी है, ठीक है। बाकी जो उड़ीसा के अंदर आप लोगों को पुरी के अराउंड देखने को मिलेगी, और चित्कारा कम्युनिटी है जिसमें एक गांव के अंदर ये सारे जो मैक्सिमम कम्युनिटी इसको फॉलो करती है। तो ये दो जगह यहां पर बात की जा रही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता और पुरी के अंदर जो चित्कारा कम्युनिटी है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये जगन्नाथ और जो वैष्णव जो सेक्ट हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, और ये नेचुरल जो बेसिकली पेंटिंग जो है ये नेचुरल कलर यहां पर यूज किए जाते हैं इस पेंटिंग के अंदर। तो ये है यहां पर ये पेंटिंग जिसका नाम है पट्टचित्रा। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जानी जिसमें हांगकांग के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को चीजें बताई। अब माइंड में कोई कंफ्यूजन इस चीजों को लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट न्यूज थी उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा, तो ये डैम से रिलेटेड न्यूज है हम लोगों ने समझी, तो डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में जाना, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में चीजें समझी। तो कोई अब माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज थी इसमें हम लोगों ने समझा यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में, तीनों स्कीम जो है उसके बारे में भी एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर ये थी साइंस एंड टेक के बारे में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में हम लोगों ने जाना, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। एजुकेशन के बारे में जो न्यूज थी इसमें हम लोगों ने कला उत्सव के बारे में जाना, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। हिस्ट्री के बारे में जो न्यूज हम लोगों ने देखी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ये बेसिकली ये बार्गीज के बारे में, ठीक है, जिनको आउटसाइडर भी बोला जाता था, तो ये समझा। पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो ई विधान प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नेंस के बारे में बात करें तो हम लोगों ने जो फोकस किया ये था एफसीआरए के बारे में, तो एफसीआरए को मैंने डिटेल में बताया और जो वीडियो है बताइए मैंने वो जरूर आप लोग देखेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने पट्टचित्रा के बारे में जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। यूके के द्वारा कौन सी कंट्री के लिए सिटीजन की बात की जा रही है, सिटीजनशिप की। एजिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है जो बांध की उसके बारे में किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये ई विधान किसके अंदर प्रोजेक्ट है और कौन यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में बात की गई। पट्टचित्रा का मतलब क्या है। कला उत्सव यहाँ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और यहाँ पर आरएमएस से क्या है और किसके अंदर इसको मिक्स किया गया है। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोग को देने हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इसकी थीम आप लोग को बतानी है। SJVN क्या है ये आप लोग को बताना था। एक पर्टिकुलर पोएम का टाइटल बताना था जो कि काजी नजरुल इस्लाम से रिलेटेड थी, जिसमें जोया बंगला के बारे में हम लोगों ने बात की थी। INFAC क्या है ये आप लोग को बताना था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हम लोगों ने बात की थी, ये ग्रीन टैक्स के बारे में, और कितना कितना था यहाँ पर ये समझाना था। स्टार क्या है ये किस के अंदर है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर किसके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बाघ की फुल फॉर्म बतानी है और कौन सी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पर कौन से राज्य के अंदर अभी यहाँ पर जेल टूरिज्म की बात की गई है और ये कितना पुराना है। तो इनके आंसर बताता हूं ताकि आप लोग याद रख सकें। पहले बात की जा रही है थीम वेटलैंड एंड वाटर के बारे में याद रखना। सतलज जल निगम लिमिटेड है, इसके बारे में याद रखना। सतलज जल विकास निगम जो कि नेपाल से रिलेटेड है। ये यहाँ पर पूर्ण अभिनंदन, ठीक है। तो ये है यहाँ पर काजिर नजरुल इस्लाम की जो बेसिकली यहाँ पर ये पोयम है, ठीक है। तो ये याद रखना। इंडिया नेवल फास्ट जो अटैक क्राफ्ट है जो कि अभी डीकमीशन किया गया, ये मुंबई के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है ये ग्रीन टैक्स जो 10 से लेकर 25% तक लगाने की बात की जा रही है। स्ट्रेंथनिंग द टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट ये याद रखेगा स्टेट के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर येरवाड़ा जो जेल है उसके बारे में बात की थी। गांधी जी 3 बार गए येरवाड़ा जेल के अंदर, कब कब गए, तो ये आप लोगों को बताना है। ये था डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।